हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो अभी हम लोग बात करेंगे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई कौन उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकता है। तो हमने ये देख लिया कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लोगों के पास रियल चॉइसेस होनी चाहिए, वास्तविक चॉइस होनी चाहिए। दैट मीन्स कि उनके ऊपर किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई उम्मीदवार बनकर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। एंड यही चीज हमारे सिस्टम में प्रोवाइड की जाती है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। ओके, anyone who can be a voter can also become a candidate in election। तो जो वोटर होगा, जो मतदान देने वाला मतदाता होगा, बेसिकली जो वोटर होगा वो कैंडिडेट भी बन सकता है इलेक्शंस में। दैट मीन्स वोट देने वाला इलेक्शन के लिए लड़ भी सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट the minimum age is 25 years old while it is only 18 years old for being a voter। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि जो वोटर होता है ना, वो इलेक्शन में बतौर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ भी सकता है। कैंडिडेट्स, एक सेकेंड, ठीक है। एंड इसके अलावा जो एज होती है, मिनिमम एज, वो वोटर की एज होती है 18 एंड कैंडिडेट्स की होती है 25। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया फिल होना चाहिए कि एक वोटर की एज 18 से अबव या 18 होनी चाहिए एंड एक कैंडिडेट की एज मिनिमम इलेक्शन लड़ने के लिए 25 तो होनी चाहिए। देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, क्रिमिनल्स पर अगर किसी ने बहुत ही हीनियस क्राइम करे, देखो हीनियस क्राइम का मतलब होता है बहुत ही ऐसे घृणा वाले काम कर दिए जिसने, बहुत ही ब्रूटल थिंग जिसने की है, ब्रूटल क्राइम जिसने किया है, उन पर रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। जैसे कि उनको या तो इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं है या फिर ऐसे क्रिमिनल्स को वोट देने का अधिकार नहीं होता। लेकिन ऐसा बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है एंड काफी रेयर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट। अब देखो, अगर कोई इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो किस तरीके से लड़ता है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करती है। जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं एंड उनको अपना पार्टी का सिंबल देते हैं। जैसे कि बीजेपी का अलग सिंबल है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी का अलग सिंबल है, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का अलग सिंबल है। तो ये जो सिंबल है ना, ये रिस्पेक्टिव पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है एंड नॉट ओनली उनको रिप्रेजेंट करना बल्कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जब ये अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हैं तो उन कैंडिडेट्स को उस पार्टी का सिंबल मिल जाता है, उस पार्टी का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल चीज हो जाती है कि हाँ भाई, ये कैंडिडेट हमने अपनी तरफ से खड़ा किया है। ओके, नाउ पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट एंड इसी पार्टी नॉमिनेशन को पार्टी टिकट कहा जाता है। टिकट का मतलब है कि भाई हाँ, हमने ये ऑफिशियल कर दिया, इस कैंडिडेट के पास हमारी टिकट है, हमारा सपोर्ट है, हमारा सिंबल है एंड ये कैंडिडेट हमारा है, हमारी तरफ से लड़ेगा। तो इसे कहा जाता है पार्टी टिकट। ओके, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म। हर एक वो व्यक्ति अगर वो इलेक्शन के लिए खड़े होना चाहता है, चुनाव में लड़ना चाहता है, तो उनको ना कुछ बेसिक चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं। जैसे कि उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इसके अलावा दे हैव टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी अमाउंट टू द इलेक्शन कमीशन। तो जो चुनाव के लिए लड़ेगा उनको इलेक्शन कमीशन को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है। ओके, Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from Supreme Court। अब इलेक्शन में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया डिक्लेरेशन दिया। तो इस डिक्लेरेशन में क्या कहा गया, आइए उनको जानते हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया
दैट सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट। दैट मीन्स कि जो उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं उनको फॉर्म में ये बताना पड़ेगा कि भाई क्या उनके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है या कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग में है। अगर है तो उनको वो सारी बातें लिखनी होंगी नॉमिनेशन में। सेकंड कंडीशन ये होती है कि हर एक कैंडिडेट को अपनी खुद की एंड अपनी फैमिली के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को डिटेल में बताना होता है कि भाई उनके पास कितनी धन संपत्ति है, उनके फैमिली के पास कितनी धन एंड संपत्ति है, ये सारी चीजें बतानी होती है। एंड ये 2 बार करना होता है, एक तो तब जब वो इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हो, एंड दूसरा तब अगर वो जीत जाते हैं और जीतने के बाद जब उनका टेन्योर खत्म होता है तब उनको फिर बताना पड़ता है कि हमारे पास अब इतने एसेट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा हर एक कैंडिडेट को अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी फिल करना पड़ता है। अब जितनी भी ये इंफॉर्मेशन कैंडिडेट के द्वारा भरी जाती हैं इनको फिर पब्लिक कर दिया जाता है, सार्वजनिक कर दिया जाता है, ताकि हम लोग भी देख सकें कि जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव उनका बैकग्राउंड क्या है। ओके, सो इससे होता यह है कि इन इंफॉर्मेशन को इसलिए पब्लिक किया जाता है बिकॉज इट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी। हम वोटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें यह पता चल जाता है कि हम क्या डिसीजन लें, किस बेसिस पर डिसीजन लें एंड कैंडिडेट्स के क्या बैकग्राउंड है। ठीक है। यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हुई है। Why is there no educational qualification for holding such an important position when some kind of educational qualification is needed for any other job in the country? देखो आपने ये देखा होगा कि भाई राजनेताओं की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स में ये होता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं होती। ठीक है। एंड आपने ये देखा होगा कि भाई अगर हम अलग जॉब्स की बात करें, आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में जाओ, टीचर बनो, आप किसी भी जॉब में जाओ, वहां पर आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। लेकिन ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया पॉलिटिक्स में क्यों नहीं होता? आइए इस चीज के बारे में अभी हम बात करेंगे। देखो वैसे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हर एक जॉब में, हर एक एरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलेवेंट नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां दिया गया है इंडियन क्रिकेट टीम का। तो देखो अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो एक क्रिकेटर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वो क्रिकेट कितने अच्छे से खेलता है ना। तो उसी तरीके से अगर एमएलए, एमपी की बात करें तो उनके लिए भी क्वालिफिकेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी हैं। तो देखो इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को कितना अच्छा समझते हो, दूसरों के दुख दर्द को कितना अच्छा समझते हो या कितने अच्छे से समझकर उस पर काम करते हो। सो एमएलए, एमपी बनने के लिए क्या चीज मेन होती है? ये मेन होता है कि भाई लोगों के कंसर्न को समझना, लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उनको रिप्रेजेंट करना, उनकी भलाई के लिए काम करना, राइट। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा एमएलए, एमपी इनके लिए ना मेन ये होता है कि ये लोगों को कितना समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम को कितना समझते हैं, देश के मुद्दों को कितना समझते हैं, समाज के लिए ये किस तरीके से काम करना चाहते हैं। एंड इसके अलावा जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको फिर एग्जामिन किया जाता है हम एग्जामिनर के द्वारा। तो एग्जामिनर कौन है? वोटर्स। तो हर 5 साल के बाद वोट होते हैं। काम पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो दूसरी पार्टी। अब अगर सपोज करो एजुकेशन को हम इसमें रेलेवेंट भी बना देते हैं, हम ये भी कहते हैं कि भाई चलो एजुकेशन होनी चाहिए, बट फिर भी ये चीज़ हमें जनता पर ही छोड़नी चाहिए कि उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। इन आवर कंट्री पुटिंग एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वुड गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर येट अनदर रीजन। चलो हम ये मान लेते हैं कि भाई कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़े होने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन का दायरा पूरा करना होगा, लेकिन इसका नुकसान हमारे ही लोगों को होगा क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स के पास इलेक्शन में चुनाव लड़ने का राइट खत्म हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव में लड़ेंगे
उनके पास ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है। मतलब सभी कैंडिडेट के पास ग्रेजुएट डिग्री होगी ही होगी, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो। तो इससे होगा ये, अगर हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पॉलिटिक्स में कंपलसरी कर दिया तो 90% सिटीजन्स के हाथ से ये राइट्स चले जाएंगे, ठीक है, एंड वो चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे रीज़न ये है, अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें तो क्या होता था, पहले कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी एजुकेशन की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। ये भी तो हो सकता है, जो जितना पढ़ा लिखा हो क्या पता उसके पास उतने अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स ना हो। सो कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के पास जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं रही। तो अगर हम पॉलिटिक्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कंपलसरी कर देंगे तो वो लोग इलेक्शन में खड़े होने से वंचित हो जाएंगे जिनको कभी एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है। अब जिनको कभी एजुकेशन नहीं मिली या एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है, तो हम उनसे ये राइट भी नहीं छीन सकते ना पॉलिटिक्स वाला। तो वही बात है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए मेन ये है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोगों को कितना समझते हैं, उनके अंदर एम्पैथाइज की भावना कितनी है, ठीक है, कोऑपरेशन की भावना कितनी है, या फिर ये कह लो कि इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी है। तो अगर जिनके पास ये अच्छी स्किल्स होगी वही एक अच्छा नेता बन सकते हैं। एंड नॉट ओनली नेता, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो एनजीओ में काम करते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके पास ना इंटरपर्सनल स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल्स मायने रखती है, ठीक है। अब देखो इस तरीके से जो है ये फॉर्म फिल किया जाता है। तो अब ये आगे वाला पार्ट है इलेक्शन कैंपेन के बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।